हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको इम्पैक्ट बताना है क्लाइमेट चेंज का ऑन दी वर्ल्ड्स ओशंस। अब ये जो क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ओशंस इम्पैक्ट, ये चीज़ें हर साल न्यूज़ में रहती हैं और ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली आने चाहिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल्स आते हैं, उस वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ओशंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और जिस तरह के आजकल क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर योर एग्जाम। तो अगर हम क्वेश्चन को शुरुआत करने की बात करें तो हमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना पड़ेगा। एंड यू कैन ऑलवेज राइट दीज लाइंस कि ऑल्दो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो फॉरेस्ट पे, फार्म पे, फ्रेश वाटर सोर्सेज पे, इकोनॉमी पे, हर एक चीज़ पे है, लेकिन देखा जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा जो एपिसेंटर देखा जा रहा है वो किस पे देखा जा रहा है? ओशन इकोसिस्टम्स पे देखा जा रहा है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की लाइन से अपना क्वेश्चन ओपन करते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट होता है ऑन द एग्जामिनर। ऑल्सो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, आई ट्राई कि मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस कर दूं, बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें एसेज भी लिखने को आते हैं। तो एसेज में भी आप इन पैरामीटर्स को जो है डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। तो कभी भी अपनी मेंस प्रिपरेशन की हम बात करें, आप डेफिनेटली उन आंसर्स को, उन पॉइंटर्स को ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी समझें। तो सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं इम्पैक्ट बताना है आपका। तो बिफोर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि आप कुछ इस तरह का पाई चार्ट बना दें, इम्पैक्ट, एंड यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो आप हर एक इम्पैक्ट की यहाँ पे बेसिकली लिस्ट दे सकते हैं। तो जब आप इस तरह की पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा पैरामीटर बन जाता है आपकी आंसर की क्वालिटी को एनहांस करने का, और एग्जामिनर को भी एक ही स्ट्रेच में समझ में आ जाता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप मेक श्योर कीजिए कि उन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड करें, जस्ट दी हेडिंग्स। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है, आप देखोगे सी सरफेस टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जो ओशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल कार्बन सिंक्स होते हैं। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा जो है ओशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती। रादर अगर आप कभी भी एक पैरामीटर देखने की कोशिश करो कि हीट एडेड कितनी होती है, तो आप देखोगे ओशंस में मैक्सिमम हीट जो है आपकी एडेड होती है। तो ये भी एक तरह का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। एंड यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि मैक्सिमम कहाँ हो रही है, ओशंस में। सो बेसिक पॉइंट आपका क्या है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? बिकॉज ओशंस एक्चुअली कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं। और देखा गया है कि अभी जो एक एवरेज टेम्परेचर है ओशंस का, वो 1 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ा है, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद ये अपनी थ्रेशोल्ड विच इज 1.5 डिग्री उसको भी क्रॉस कर दे। राइट, सो दिस कुड बी वन ऑफ द पैरामीटर्स, और आप यहाँ पे इस तरह के चार्ट्स भी बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ओशन में हीट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है, रेनफॉल पैटर्न्स बदलते हैं, करंट्स भी बदलती हैं कि वो हीटेड है या कोल्ड है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझा देती हूँ कैसे, ऑल्दो ये सेपरेट पॉइंट्स भी हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हीट करती है तो इट एक्सपैंड्स, इसीलिए देखा जाता है कि ओशंस के जो इक्वेटर के पास जो ओशंस है वहाँ पे सी लेवल थोड़ा ज़्यादा राइज होता है, बिकॉज वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। सो हमेशा ही हीटिंग से एक्सपेंशन की बात होती है। ऑल्सो आपको पता है रेनफॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हीटिंग। बचपन में आपने वाटर साइकिल भी पढ़ी होगी। सो व्हाट हैपेंस इज, आपका पानी हीट अप करता है, पानी इवेपोरेट करता है, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है वो रेनफॉल। सो द मोर इवेपोरेशन इज देयर, द मोर हीटिंग इज देयर, उससे क्या होगा, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी उतनी ही कॉन्स्टेंटली होती रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ओशन हीट्स के इंक्रीज से होती है। लेकिन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम्पल को कोट करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जो आपका अटलांटिक का ओशन करंट सिस्टम है, जिसको आप एमॉक भी कहते हो, अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो अल्टीमेटली आपके और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एमॉक बेसिकली क्या होता है, जो आपकी अटलांटिक ओशन का पूरा करंट का साइकिल है। तो बेसिकली आपका जो करंट का साइकिल है दैट वर्क्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट।
सो बेसिकली होता क्या है, पोल्स पे आप देखोगे हैवी वाटर है, राइट, बिकॉज फ्रेश वाटर है। अल्टीमेटली हैवी वाटर के साथ साथ अगर आप देखो सैलिनिटी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है वो सिंक कर जाता है। कोल्ड वाटर की टेंडेंसी भी होती है टू सिंक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब यहाँ पे कोल्ड वाटर सिंक किया तो यहाँ पे आपकी वॉइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस वॉइड को भरने के लिए ट्रॉपिक से पानी यहाँ पर आता है, राइट। अब जब ट्रॉपिक से पानी यहाँ आया तो यहाँ पर भी वॉइड की फॉर्मेशन हो गई, और फिर ये जो डेप्थ से पानी है दैट गोज अप टू फिल दिस पर्टिकुलर वॉइड। सो बेसिकली एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। एक जगह से पानी नीचे आया ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, और अल्टीमेटली वहां वॉइड क्रिएट हुआ, उसको फिल करने के लिए कहीं और से पानी आया, एंड देन दिस कोल्ड वाटर गोज अप टू फिल दिस पर्टिकुलर वॉइड। सो बेसिकली क्या होता है, ये पूरा का पूरा साइकिल अटलांटिक ओशन में, राइट। नाउ इमेजिन इफ दिस साइकिल गोज रॉन्ग, तो हीट जिस तरह से फ्लो हो रही है, जिस तरह से न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट फ्लो का क्या मतलब है, सो बेसिकली आप देखते हो कि जब हम कहते हैं कोल्ड वाटर से न्यूट्रिएंट ऊपर आ रहा है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ऊपर जो वॉइड क्रिएट हो गया उसको फिल करने के लिए नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा है, राइट। सो एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है यहाँ पे, राइट। एंड अगर यहाँ पे और बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है तो ये पूरे मैकेनिज्म में हीटिंग का डिफरेंस आएगा, मैकेनिज्म बदलेगा तो और ज्यादा चेंजेस आएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एमॉक में गल्फ स्ट्रीम है। सो टेक्निकली व्हाट शुड हैपन इज कि जितने भी अपर रीजन्स है यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दे आर नियरर टू द पोल्स। लेकिन व्हाट हैपन्स इज बिकॉज यहाँ पे हॉट स्ट्रीम होती है, राइट, और हॉट स्ट्रीम होने की वजह से क्या होता है, जिसे आप गल्फ स्ट्रीम भी कहते हो, वार्म वाटर स्ट्रीम, दैट एक्चुअली कॉजेज रेनफॉल इन दीज रीजन्स। वरना यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, बिकॉज यहाँ पोलर रीजन्स के बहुत ज्यादा क्लोज है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वार्मर करंट ओवर देयर, वहां पे पूरा रेनफॉल का मैकेनिज्म होता है और वहां पे रेनफॉल होती है, जिससे वहां पे एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं आती। नाउ इमेजिन ये जो वाटर का पूरा पैरामीटर है अटलांटिक ओशन में, ये बदल जाए, जो पूरा एमॉक है उसमें चेंजेस आ जाए, तो इन रीजन्स की रेनफॉल में, टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, विच वी आर नॉट रेडी फॉर येट, बिकॉज हमें नहीं पता किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट कैन चेंज। तो इन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले पैरामीटर पे आते हैं कि और क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है ओशंस पे। तो आप देखोगे ओशंस की एसिडिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती रहती है, एंड वंस द एसिडिटी ऑफ द ओशन इंक्रीजेस, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ओशंस की इकोलॉजी एक पर्टिकुलर पीएच पे सेट है, एक पर्टिकुलर एसिडिटी के लेवल पे सेट है, राइट। बहुत ज्यादा जब ये चीज बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां के जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी इक्वली बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ की। नाउ आपने रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा कि बिकॉज ओशन एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, कोरल रीफ्स जो हैं वो बेसिकली उनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट गेट्स डिसॉल्व्ड। क्यों? बिकॉज ओशन की एसिडिटी बढ़ जाती है। सो बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जब एसिडिटी बढ़ती है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी कोरल रीफ जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं, और वहां के इकोसिस्टम पे, वहां के एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट ना, बहुत जरूरी होता है ज्योग्राफी में टेक्निकली चीजों को आंसर करना। हम रैंडम आंसर्स लिखते हैं तो शायद हमें इतने मार्क्स नहीं मिलते, राइट। अब टेक्निकली पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस में एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। कैसे? जब भी एसिडिफिकेशन ज्यादा होगी तो ओशन से जो भी सल्फर आ रहा है उसकी कमी हो जाती है। सो द सल्फर फ्लोइंग आउट ऑफ द ओशन रिड्यूसेस, राइट। अब ये जो सल्फर है, ऐसा देखा गया है कि दिस इज वेरी यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, राइट। क्लाउड्स की फॉर्मेशन प्रोसेस को थोड़ा फास्टन कर देता है। जब ये सल्फर ही वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा कम होगी, जिससे अल्टीमेटली क्या है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्लाउड्स का पर्पस क्या होता है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जितनी इंसुलेशन आ रही है 27% जो है क्लाउड्स उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो अल्टीमेटली यदि क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो सोलर रेडिएशन, जो इंसुलेशन रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी वो भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारी हीट डायरेक्टली ओशंस पे आएगी, और ओशंस पे आने की वजह से क्या होगा, और ज्यादा हीटिंग होगी। जितनी हीटिंग होगी
एक्सपेक्टेशन है कि क्लाउड्स बनेंगे, बट क्योंकि सल्फर रिलीज नहीं हो रहा तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कम होगी और हीटिंग होती जाएगी और ये पूरा का पूरा लूप जो है चलता रहेगा. नाउ दिस इज रेफर्ड टू एज योर पॉजिटिव फीडबैक लूप, और जिसके इन टर्न जो है लॉन्ग टर्म में डिजास्टर्स इफेक्ट होंगे ओशंस पे. सिमिलरली एक और पॉइंट हम देखते हैं, कोस्टल फ्लडिंग. कोस्टल फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है. अगर आप ईस्टर्न कोस्ट, गल्फ कोस्ट पे देखेंगे बहुत ज्यादा कोस्टल फ्लडिंग का प्रॉब्लम है. बांग्लादेश में आप देखेंगे बहुत ज्यादा कई बार कोस्टल फ्लडिंग का प्रॉब्लम आता है. तो हम यहाँ क्या कोशिश करेंगे, हम बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, विच इज एक्वा उल्टा. तो इटली के पास आपको पता है यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, राइट. एड्रियाटिक सी की वजह से आप देखते हो वेनिस में कभी कभी बहुत ज्यादा कोस्टल फ्लड्स आ जाते हैं. तो एड्रियाटिक सी ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत नैरो है, राइट. प्लस इन पे इफेक्ट होता है कुछ लोकल विंड्स का, फॉर एग्जांपल लोकल विंड्स लाइक बोरा एंड सिरोको. तो इन जनरल क्या होता है इस नैरो सी में, बिकॉज ऑफ दीज लोकल विंड्स जो है टाइड जो है बहुत ऊंची आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी कोस्टल फ्लडिंग होने की भी संभावना रहती है. एंड जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, पानी ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, और इन विंड सिस्टम की वजह से जब और ज्यादा टाइड्स बड़ी हो जाती हैं और हवा के साथ टाइड्स वेनिस की तरफ आती हैं, तो वहां पे कोस्टल फ्लडिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिसका स्पेसिफिक नाम क्या है, एक्वा उल्टा. तो आप देख रहे हो कितनी स्पेसिफिक चीजें हम पढ़ रहे हैं. दीज आर द स्पेसिफिक थिंग्स जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगी, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली लीड्स टू स्पेसिफिक कोस्टल फ्लडिंग. सिमिलरली सी लेवल राइज भी अपने आप में एक सेपरेट पॉइंट है. एंड अगर आप देखो ऑन एन एवरेज जो है बहुत ज्यादा सी लेवल राइज हुआ है, राइट. और देखा गया है कि अगर हम यूएस कोस्ट लाइन की बात करें, मिड अटलांटिक कोस्ट की बात करें, गल्फ कोस्ट की बात करें, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सी लेवल राइज देखा गया है. रादर अगर मैं बहुत ही रीसेंट एग्जांपल की बात करूं तो इंडोनेशिया की ने रिसेंटली अपनी कैपिटल जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड शिफ्ट की है. क्यों? क्योंकि जकार्ता के पास देखा जा रहा था कि सी लेवल जो है बहुत ज्यादा राइज हो रहा है और इसके इंप्लीकेशंस आगे जाके ना हो, इस वजह से इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ही बदल दी. तो आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज का कितना ज्यादा इंपैक्ट है ओशंस पे, जिसका इन टर्न आप देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट. सिमिलरली आप कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं, आप ग्रेट बैरियर रीफ में देखेंगे कि कोरल ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, राइट. बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूनेस्को ने इनको अपनी कई लिस्ट में भी रखा है, राइट. रीजन क्या है, आप देखते हो कि कोरल्स जो है बहुत ही स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं. नाउ इफ देयर इज अ चेंज इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली कोरल रीफ जो है उन पर रिएक्ट करती हैं और वहां पे कोरल रीफ जो है डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है. और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कोरल ब्लीचिंग. सो द मोर हीटिंग हैपन्स, कोरल्स को जो अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाता, तो डेफिनेटली इन रीजन्स लाइक ग्रेट बैरियर रीफ इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट देखे गए हैं. एंड व्हाई ओनली कोरल रीफ्स? अगर हम स्पेसिफिक मरीन स्पीशीज की भी बात करें तो हर एक इकोसिस्टम में हर एक जो स्पीशीज है देखा गया है कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही सूटेड है, राइट. एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही उनका बिहेवियर सूटेड है अभी तक. रादर कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन देखा गया है बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इन स्पीशीज के बिहेवियर में भी चेंज देखा गया है, जो कि अभी प्रिडिक्टेड भी नहीं है कैसा होगा. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केल्प फॉरेस्ट. सो केल्प फॉरेस्ट कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली एक तरह की एल्गी होती हैं, जिनके एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि फॉर एग्जांपल आर्कटिक. नाउ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा न्यूज में था प्रोलिफरेशन ऑफ केल्प्स इन द आर्कटिक. कहने का मतलब क्या है कि ये जो केल्प फॉरेस्ट हैं देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में पाए जाते हैं. नाउ एक्सट्रीम सिचुएशंस का मतलब है बहुत ही रिड्यूस्ड टेम्परेचर्स लाइक आर्कटिक. नाउ ग्लोबल वार्मिंग बीइंग इनटू पिक्चर, आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पे ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में आएंगे, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की ग्रोथ कैसे होगी इसके बारे में अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है. सो बहुत ज्यादा मरीन स्पीशीज पर भी जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा, which is not documented and you do not know a lot of content associated with the same. ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ते हैं, फिशेस हैव बीन माइग्रेटिंग। तो फिशेस भी आप देखोगे कि बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देखा गया कि फिशेस भी पोल्स की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। और एक वेरी स्पेसिफिक थिंग, आप इस टर्म को ऐसा का ऐसा यूज करोगे, ड्राउनिंग वेटलैंड भी एक कॉन्सेप्ट है जो देखा जा रहा है कि क्लाइमेट की वजह से, चेंज की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सिमिलरली डिक्रीज्ड मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था कि डेप्थ से पानी ऊपर की तरफ आता है टू फिल द वॉइड। सो व्हाट हैपेंस इज, जब डेप्थ से पानी ऊपर की तरफ आता है तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, राइट? इसे वर्टिकल मिक्सिंग कहते हैं, राइट? अब आप इमेजिन करो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए जब ये मिक्सिंग होती है। नाउ लेट्स से कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? टेम्परेचर्स बढ़ते हैं और जो मरीन स्पीशीज है, दे वुड वांट मोर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। नाउ व्हेन दे वांट मोर ऑक्सीजन टू सर्वाइव, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन था वो बहुत ही जल्दी यूज अप हो जाएगा उन रीजन्स में। नाउ ऑक्सीजन लेवल्स भी डिप्लीट हो गए, तो अल्टीमेटली जो एक स्टैंडर्ड इकोसिस्टम था जहां पे वो न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, अब वो स्टैंडर्ड इकोसिस्टम ही वहां नहीं है। तो ये जो वर्टिकल मिक्सिंग है, ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा डिरेल हो जाएगा, बिकॉज अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहां पे उस तरह नहीं होंगे। प्लस क्योंकि ऑलरेडी सारा ऑक्सीजन जो है मरीन ऑर्गेनिजम्स यूज कर चुके हैं, तो वहां पे जितने भी बचे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वुड आल्सो सफोकेट, उनके हैबिटेट्स भी स्ट्रिंक हो जाएंगे, राइट? एंड दे वुड गो टू प्लेसेस जहां पे उन्हें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, जिससे स्पीशीज का माइग्रेशन भी शुरू हो जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, देखा जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स बदलते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी और ज्यादा इंटेंस आते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था, वाटर बेसिकली जितना हीट होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेट होगा, उतने ही ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगी और उतना ही ज्यादा रेनफॉल होगा। नाउ इमेजिन अ कंडीशन, हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगी और उसके साथ साथ रेनफॉल भी ज्यादा होगी। ऑल्सो व्हाई मोर इंटेंस स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जब आप बात करते हो, एक हीटेड टेम्परेचर होना चाहिए फॉर द साइक्लोन टू स्टार्ट। नाउ इमेजिन ज्यादा हीटेड टेम्परेचर्स हो तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा प्रोसेस जो है फास्टन हो जाएगा और ज्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है इंटेंस होने शुरू हो जाएंगे। एंड जो हम लेसर ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो दुनिया में ये जो हाइपोक्सिक रीजन्स है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, इनको डेड जोन्स कहते हैं और बहुत जगह ये नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी या ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरा का पूरा डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस बढ़ जाता है, तो वो बहुत बड़े बड़े डेड जोन्स बन जाते हैं, विच इज अगेन एन एनवायरमेंटल हेजार्ड आजकल के समय में। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द प्रोसेस जो है एंटायरली फास्ट हो चुका है, right? So this was the entire impact of climate change on the oceans, right? तो आप क्या कर सकते हैं, you can mark something like this impact, आप सभी impacts को ऐसे लिख सकते हैं and उनके साथ let's say the impact was could be anything, मान लीजिए impact was coastal flooding, तो आप यहीं पे example लिख दीजिए aqua alta, राइट? सो दैट इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स, बिकॉज आपने एक पूरे डायग्राम में ही वो सारी चीजें बता दी हैं। तो ये भी काफी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होती है अपने मार्क्स को बढ़ाने की। सो अल्टीमेटली वी कैन कम अप टू द कंक्लूजन्स कि यस, ओशन ब्रिंक्स पे है, फॉर डेकेड्स जो है ओशंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली ओशंस की भी लिमिट है, राइट? और हमें कहीं ना कहीं इन डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी, याद रहेगा। सो दिस वॉज योर एंटायर क्वेश्चन।